वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है एसी जनरेटर। और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम के चैप्टर से लिया हुआ, जो कि क्लास 12th फिजिक्स का है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आमतौर पर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में आ जाता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो भी हम सीबीएसई के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग करंट बनाती है, यानी एसी बनाती है बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है हम अपने हाथ से कोई चीज घुमाएंगे या चलाएंगे तो फिर हमें उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। अब हम देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक वर्ड में भी इसको लिखा जा सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये लिखने का तरीका हुआ। एक बार इसको समझ भी लेते हैं। यहां पर देखते हैं एक कॉइल है जिसमें एक हैंडल लगा हुआ है। ये जो हैंडल लगा हुआ है ये हमें हाथ से घुमाना है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है। और नॉर्थ और साउथ के मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फ्लक्स है। फील्ड लाइन जो यहां से आपको दिखाई दे रही है, वो फील्ड लाइन जब इस कॉइल में से पास होती हैं और कॉइल के घूमने से वो चेंज होती हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इसमें करंट जनरेट होता है और वो करंट इन वायर से होता हुआ आगे पास होता है, जो कि एसी होता है, जिसको हम समझेंगे कि ये किस तरह से बनता है। अब देखते हैं इससे आगे कंस्ट्रक्शन। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल। इसकी जो शेप है वो शेप कुछ इस तरह से है। ऐसे हमें ये शेप दिखाई दे रही है। दिस इज नॉर्थ पोल और यहां पर हम देखते हैं दिस इज साउथ पोल। तो ये जो शेप है ये है हॉर्स शू मैग्नेट। ये मैग्नेट है जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम इस मैग्नेट को इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन तो है टू प्रोड्यूस डिजायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होगी। तो पहला इस्तेमाल तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना हुआ। दूसरा हुआ हॉर्सशू मैग्नेट प्रोड्यूसेस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को समझिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एंटर करता है। तो इस वजह से जो फील्ड लाइन है वो इस तरह की इस ऐसी शेप में होंगी कि सेंटर पर हमें लगेगा कि ये फील्ड लाइन एक रेडियस के अलोंग है। एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल की रेडियस के अलोंग मिलती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की खास बात क्या है, जिस जगह पर कॉइल रखी जाएगी उस जगह पर इसकी इंटेंसिटी मींस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तो ज्यादा इंटेंसिटी की वजह से हम हॉर्स शू मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का आर्मेचर कॉइल। यहां पर एक कॉइल बनी हुई है जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने के लिए हम लगातार कई सारी वाइंडिंग करके नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं। तो ये कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न होते हैं, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इंड्यूस ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है। तो इसलिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो इस कॉइल का फंक्शन है, पहला काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस कॉइल में होता है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न से हम ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। जितना ज्यादा ईएमएफ होगा उतना ही ज्यादा हमें इंड्यूस करंट मिलेगा। नेक्स्ट है स्लिप रिंग। जब इस कॉइल से निकलने वाले 2 वायर, कॉइल कुछ इस तरह से है, ये कॉइल है, इससे निकलने वाले 2 वायर इस तरह से 2 वायर है। अगर ये इन दोनों तार को कहीं पर हम कनेक्ट कर देंगे, अगर मान लिया हमने किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तो कॉइल के रोटेशन के बाद क्या होगा, इन दोनों वायर में तो बल पड़ जाएंगे, यानी कि ट्विस्ट हो जाएंगे और थोड़ी देर के अंदर तो ये टूट सकते हैं।
तो इन दोनों का कनेक्शन बल्ब से कराने के लिए या फिर इस तरह का गैल्वेनोमीटर है उससे कराने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों वायर का कनेक्शन अलग अलग रखते हैं। तो इस पहले वायर को हम जोड़ते हैं पहली वाली कॉइल से और दूसरे को जोड़ते हैं दूसरी वाली रिंग से। तो ये जो रिंग है, वायर इस रिंग के ऊपर स्लिप होते हुए चलता है कुछ इस तरह से। इस तरह से वायर टच रहेगा, कॉइल के साथ टच होता हुआ चलेगा। ये इस तरह से वायर जो है उस रिंग में टच होते हुए चलता है, तो ये कहलाती हैं स्लिप रिंग। इनका जो मेन पर्पस हुआ, एक तो ये हुआ कि इस वायर में किसी तरह का बल ना पड़े, यानी कि टू कीप बोथ द एंड सेपरेट, दोनों को अलग अलग रखने के लिए। और दूसरा है एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, बिना टूटे हुए बाहर के सर्किट में कैसे कनेक्शन करें, इसलिए हम स्लिप रिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कार्बन ब्रशेज C1 एंड C2। यहां हम देखते हैं इस रिंग के साथ साथ दो आपको शेप दिखाई दे रही है। इनका नाम ब्रशेज जरूर है, पर यह होता है कुछ एक ब्लॉक की शेप में। बहुत पहले कभी ये ब्रश जैसा हुआ करता था। इस ब्रश को यहां टच करने से इससे क्या फायदा है, रिंग का कनेक्शन एक्सटर्नल वायर से करने के लिए ये ब्रश काम में आता है। ये ब्रश जो होते हैं ये मेटल के बने हुए होते हैं और ये मेटल का कनेक्शन जो है एक्सटर्नल सर्किट में करंट कंडक्शन में बड़ी हेल्प करता है। इसका फंक्शन है ब्रशेज पासेस करंट फ्रॉम रिंग टू लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब है ये गैल्वेनोमीटर या कोई बल्ब हो सकता है या कोई फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रिंग और बाहर के वायर के बीच में होता है ब्रश, जिसका काम है कनेक्शन को स्मूथ बनाना। अब आते हैं हम आगे, मैथमेटिक्स। इस केस में कौन सी मैथमेटिक्स यूज करने वाले हैं, ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये हम जानते हैं ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो है E = E0 sin ओमेगा t। अगर हम ये मान के चलते हैं कि कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो करंट होगा E/R, और यहां से हम डिवाइड करके करंट की वैल्यू पता लगाते हैं। और ये हम जानते हैं ये जो करंट है वो करंट AC की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि साइन वेव AC। अभी हमें वर्किंग में ये देखना है कि जो करंट हमें AC जनरेटर में मिलता है वो AC है या नहीं, वो हम आगे चेक करेंगे। नाउ वर्किंग एंड डायग्राम। यहां पर पहले डायग्राम को समझिए। जब हमने ये देखा कि जो कॉइल है वो लगातार मैग्नेट के बीच में घूम रही है, तो हमने डायग्राम के दो पार्ट किए। ये बीच में है कॉइल जो कि PQRS नाम से हमने रिप्रेजेंट की हुई है। PQRS, दिस इज आर्मेचर कॉइल। इस कॉइल का कनेक्शन नीचे जो दो रिंग दिखाई दे रही हैं वो R1 R2, ये वही रिंग है जिसमें ये वायर स्लिप करेगा, यानी कि स्लिप रिंग। उसके बाद जो ब्लॉक दिखाए गए हैं ये कार्बन के ब्रश हैं, और नीचे जो रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस है, यानी कि किसी बल्ब को हम इसकी जगह लगा सकते हैं। देखना हमें यह है कि AC जनरेटर में अगर लोड रेजिस्टेंस से करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है तभी हम कहेंगे कि ये AC है, अदरवाइज ये AC नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमने दो डायग्राम बनाए। जो पहला डायग्राम बताता है ये कॉइल के हाफ रोटेशन को बताता है। मान लिया ये मेरा हाथ कॉइल होता तो ये जब रोटेट करके आ रहा है तो पहली बात, अगर इस साइड को मैं PQ नाम दे दूं तो ये PQ आ रही है अपवार्ड डायरेक्शन में, और जब ये कॉइल पूरी रोटेट होके पीछे जाएगी तो PQ यहां पर जा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मींस ये दो डायग्राम एक कॉइल के कंप्लीट रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम एक एक करके इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ रोटेशन। इसमें हमने लिखा है साइड PQ इज मूविंग आउटवर्ड, यानी ये साइड बाहर की तरफ आ रही है। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसे। और ये कॉइल के जो वायर है यानी PQ ये बाहर आ रहा है, तो यहां पे हम इंडक्शन के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और राइट हैंड रूल से हम पता लगाएंगे कि करंट जो प्रोड्यूस होगा यानी इंड्यूस करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए यहां पर ये है फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट। तो देखिए कॉइल चूंकि बाहर की तरफ आ रही है
तो फोर्स यानी कि अंगूठा, इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूं। ये जो तीर का निशान है ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये तीसरी जो फिंगर है ये इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर ये जो डायरेक्शन है ये इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस डायरेक्शन को कंप्लीट करते हैं, यहां से ये करंट पहुंचा यहां, यहां से पहुंचा यहां, यहां से पहुंचा इधर, इसके बाद ये स्लिप रिंग नंबर 2 में गया और यहां से आया नीचे, और नीचे से ये RL में N से लेकर M की तरफ गया, फिर ये ऊपर गया और यहां से सर्किट पूरा हो गया। तो यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम Q to P, Q to P, hence डायरेक्शन ऑफ करंट इन RL इज N to M, यानी कि ये डायरेक्शन हम इसमें समझ चुके हैं। तो जब कॉइल का आधा पार्ट यानी कि एक ब्रांच पीछे से सिर्फ आगे आ रही है, उस केस में डायरेक्शन N से M की तरफ है। अब देखना यह है कि बाकी आधे पार्ट में इसकी डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, तो देखते हैं आगे। सेकेंड हाफ साइकिल में हम कह रहे हैं जो PQ है दिस इज नाउ मूविंग इनवर्ड। अब ये वाली ब्रांच जो है वैसे घूम के आई और अब ये अंदर जा रही है, तो ये PQ इनवर्ड डायरेक्शन का है। फिर से हम यहां पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। अब ये जो फोर्स की डायरेक्शन है अब होगी अंदर की तरफ, तो इनवर्ड का मतलब है अंगूठा अंदर की तरफ। इस बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ की तरफ जैसा पहले था, करंट इस बार होगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट से हम इस डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन हुई डाउनवर्ड। इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम कंप्लीट सर्किट में शो करते हैं। तो करंट यहां पर आया, इसके बाद नीचे आया, पहली रिंग से इधर आया, फिर इसके बाद यहां गया, M से लेकर करंट पहुंचा N की तरफ और N से वापस से रिंग नंबर 2 में और यहां से ऊपर होता हुआ वापस से इस ब्रांच में यहां शो कर देते हैं। तो इस तरह से इसका सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहां देखते हैं करंट की डायरेक्शन M से लेकर N की तरफ है, पहले थी N से M की तरफ। तो इसको पहले देखते हैं कैसे लिखा है। यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम P to Q। तो यहां हम देख सकते हैं डायरेक्शन P से Q की तरफ है, जो कि यहां पे P से Q डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हेंस डायरेक्शन ऑफ करंट इन RL इज फ्रॉम M to N, और डायरेक्शन M से N की तरफ है। तो इस तरह से हम देखते हैं इस कॉइल का सिर्फ एक रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो रोटेशन के फर्स्ट पार्ट में जो करंट है वो N से M की तरफ है और जो सेकंड पार्ट में करंट है वो M से N की तरफ है। मींस करंट की डायरेक्शन एक सिंगल रोटेशन में ही बदल रही है, और जब करंट की डायरेक्शन बदलती है तो हम जानते हैं कि वो करंट होता है AC। तो इस तरह से हम कह सकते हैं AC जनरेटर इसका नाम इसीलिए है क्योंकि ये जो करंट जनरेट करता है उसकी डायरेक्शन बदल रही है और वो AC है। हम चाहें तो इस AC को हम इस तरह से शो भी कर सकते हैं। ये वाला पार्ट वो है जब पहली डायरेक्शन है और ये पार्ट वो है जब दूसरी डायरेक्शन है। तो कंप्लीट रोटेशन को हमने दो पार्ट में बदल दिया। दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज सेकेंड हाफ साइकिल। This analysis show that direction of current in load resistance RL changes with time, hence output is DC। तो इस तरह से हमें ये बताना है कि जनरेटर क्या है, इसका प्रिंसिपल वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन के एलिमेंट कौन से हैं, उन एलिमेंट का काम क्या है, इसकी वर्किंग और डायग्राम क्या है और फाइनल रिजल्ट क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है और ये टॉपिक CBSE के एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क्स और 3 मार्क्स में एज इट इज पूछा जा सकता है। थैंक यू।